नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी जलमार्ग की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसमें कोई रुकावट आती है तो हमारी आर्थिक स्थिरता पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है। सोचने वाली बात है ना? दुनिया में तो कई जरूरी जलमार्ग हैं, लेकिन पानी का एक ऐसा तंग रास्ता है जो सिर्फ 30 मील का है, पर उसके पास दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को चलाने की, यानी कि ऊर्जा देने की चाबी है। अच्छा, इसके पैमाने को समझने के लिए जरा सोचिए। हाल ही में जो स्वेज नहर में रुकावट आई थी वो एक छोटी मोटी लॉजिस्टिक परेशानी थी, लेकिन अगर होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो जाए तो ये एक बड़ा लंबा चलने वाला वैश्विक ऊर्जा संकट बन जाएगा। इसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की क्षमता है। तो चलिए इस मामले को और गहराई से समझते हैं। यह हिस्सा ये बताएगा कि होर्मुज जलडमरू मध्य इतना अहम क्यों है। ये सिर्फ एक शिपिंग का रास्ता नहीं है, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा की मुख्य धमनी यानी मेन आर्टरी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल हर एक दिन। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20 से 25% हिस्सा अकेले इसी एक तंग रास्ते से होकर गुजरता है। अब देखिए, जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ जोखिम कितना केंद्रित है। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये फारस की खाड़ी को दुनिया के महासागरों से जोड़ता है। 4 बड़े ऊर्जा निर्यातक देशों के लिए ये इकलौता समुद्री रास्ता है। दुनिया की 1/3 लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG और हमारे ग्रह की कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 15% हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पर सबसे ज्यादा निर्भर कौन है। अब हम ये देखेंगे कि कौन से देश सबसे ज्यादा खतरे में हैं और इसका वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए क्या मतलब है। अब चीन को ही ले लीजिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसे दुनिया का कारखाना भी कहा जाता है। इसका लगभग आधा तेल आयात इसी होर्मुज जलडमरू मध्य से होता है। सोचिए, अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो इसका मतलब चीन को सालाना सैकड़ों अरब डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जापान की हालत तो और भी नाजुक है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके पास अपने घरेलू ऊर्जा संसाधन लगभग ना के बराबर हैं। उनका करीब 80% जरूरी तेल और LNG इसी रास्ते से आता है। अगर ये आपूर्ति बाधित हो जाए तो उनकी GDP को भारी नुकसान पहुंचने का अनुमान है। ये उनके लिए एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मुद्दा है। और फिर है दक्षिण कोरिया। उनकी उन्नत अर्थव्यवस्था को चलाने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 1/3 हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो मतलब साफ है, एक रुकावट दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से 3 को तुरंत ठप करने का खतरा पैदा कर देगी। इसके असर की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि निर्भरता कितनी ज्यादा है, तो चलिए जमीनी हकीकतों पर नजर डालते हैं। यहाँ खतरे क्या हैं और वो कौन से कारक हैं जो इस नाजुक स्थिरता को बनाए हुए हैं। ईरान की रणनीति यहाँ समुद्र में आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई जीतने की नहीं है, बल्कि उनका ध्यान एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज पर है। इसका मतलब है जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों, समुद्री सुरंगों के एक बड़े जखीरे और छोटी तेज हमलावर नावों का इस्तेमाल करके इस तंग रास्ते तक पहुंच को ही रोक देना। एक तरह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना लेना। तो इसे संतुलित कौन करता है? बहरीन में स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट और इस क्षेत्र में मौजूद कई सैन्य ठिकानों का मुख्य मिशन ही यही है। किसी संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये महत्वपूर्ण आर्थिक धमनी हमेशा खुली रहे और ऊर्जा की आपूर्ति लगातार बनी रहे। अच्छा, तो एक बहुत ही वाजिब सवाल मन में आता है, क्या ऊर्जा के लिए बस इस जलडमरू मध्य को बाईपास नहीं किया जा सकता? क्या कोई और रास्ता नहीं है? इसका जवाब ही इस पूरी स्थिति की असली कमजोरी को उजागर करता है। देखा जाए तो कागज पर 2 मुख्य विकल्प मौजूद हैं। एक पाइपलाइन UAE से होकर फुजेरा टर्मिनल तक तेल ले जाती है, जो जलडमरू मध्य के बाहर है। दूसरी सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, जो 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके कच्चे तेल को लाल सागर के बंदरगाहों तक पहुंचाती है। और ये आंकड़ा ये असली समस्या को बिल्कुल साफ कर देता है। इन दोनों पाइपलाइनों की कुल क्षमता मिलाकर रोजाना लगभग 4.5 मिलियन बैरल है। इसका मतलब यह है कि होर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20% ही डाइवर्ट किया जा सकता है। बाकी 80% तेल के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो इन जोखिमों को देखते हुए हमें अब सक्रिय और लंबी अवधि की रणनीतियों पर ध्यान देना होगा, ताकि आर्थिक मजबूती बनाई जा सके। देखिए, लक्ष्य निर्भरता को खत्म करना नहीं है, क्योंकि ये कम समय में तो संभव ही नहीं है।
असली रणनीतिक मकसद एक ऐसा बफर बनाना है जो जलडमरू मध्य के अस्थायी या आंशिक रूप से बंद होने के आर्थिक झटके को झेल सके और अर्थव्यवस्था को तुरंत ढहने से बचा ले। तो इसके लिए दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, यानी अमेरिका और अफ्रीका जैसे उन क्षेत्रों के उत्पादकों के साथ लंबी अवधि के अनुबंध करना जो हुर्मुज़ पर निर्भर नहीं है। और दूसरा, अपने रणनीतिक भंडार का विस्तार करना, मानक 90 दिनों के बफर को 120 दिनों या उससे ज्यादा तक बढ़ाना। इससे राजनयिक समाधान के लिए महत्वपूर्ण समय मिल जाएगा। हाँ, इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी, जैसे कि 3 नए रणनीतिक भंडारण स्थल बनाने में अरबों डॉलर लग सकते हैं, लेकिन संकट के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये बात इस मुद्दे को बिल्कुल साफ करती है। ऊर्जा सिर्फ एक संसाधन नहीं है, 21वीं सदी में ये एक रणनीतिक हथियार है, और इसीलिए सिर्फ बाजार आधारित दृष्टिकोण काफी नहीं है। ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा रणनीति के साथ जोड़ना ही होगा। और अंत में ये एक महत्वपूर्ण विचार है। आज की इस आपस में जुड़ी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में असली सुरक्षा क्या है? क्या यह खुद के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने में है, या फिर उन साझा आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने में है जिन पर हम सभी निर्भर हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।